स्टूडेंट क्लास 9 का DOE का सैम्पल पेपर कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए 22-23 का। तो मैथ्स का है ये। इसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी प्रीवियस पार्ट्स में कर लिया है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। एंड पूरे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखना, उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं 9th क्लास के मैथ्स के, तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन ए भी हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिए है। तो आज हम इसके सेक्शन सी को करेंगे। तो देखिए सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है, इफ़ 3x-4 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड करना है के। तो जब भी कोई फैक्टर दिया हो पॉलिनोमियल का, तो आप पहले इस फैक्टर से ना x निकालेंगे एंड देन इस x की वैल्यू यहाँ रख देना। ठीक है, तो 3x-4 आपको क्या बोला है कि फैक्टर है, तो यानी कि इससे x निकालेंगे, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 4 पहले प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। पहले ये वाला यहाँ जाएगा, फिर एक एक स्टेप करके करेंगे, पहले माइनस वाला प्लस होगा और फिर 3 वाला मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा। अब ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपको इस पॉलिनोमियल में रखनी है। जहाँ जहाँ इसमें x है ना 2, फिर x की जगह 4/3 रख दो, उस पर क्यूब लगा दो, फिर माइनस का 11, फिर x की जगह 4/3 रख दो, उस पर स्क्वायर, फिर प्लस के एज इट इज़, x की जगह क्या रख दो 4/3 ब्रैकेट में रखना, माइनस का 20, यानी कि बाकी सब नंबर तो एज इट इज़ लिखने हैं, पावर भी एज इट इज़ लिखनी है, बस x की जगह ये रखना है वैल्यू जो यहाँ से निकाली है। अब क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है ना, यानी कि ये जो x है ये 0 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं इस पॉलिनोमियल का। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल ये फैक्टर है और ये अगर फैक्टर है तो ये x 0 होगा। अगर ये x 0 होगा तो ये पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर करेगा, 0 के। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर बोलते निकालो तो हम यहाँ पे 0 नहीं रखते, तब तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना होता और फिर निकालना होता। बट यहाँ पे क्योंकि ये बोल दिया कि ये फैक्टर है, तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल में ये x की वैल्यू को रख के 0 के बराबर करेंगे, यानी फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व तो सबको करना आता होगा। 4 को 3 बार खोलिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे 3 को 3 की पावर है तो 3 3 या 9, 3 या 27। ठीक है, और ये 2 एज इट इज़, 4/3 को 2 बार खोलो, 16/9 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना, के को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 20 = 0। अब देखो ये फ्रैक्शंस है तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो 27, 9, 3 और 1 सबका 27 सबके में टेबल में आता है, तो 27 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आपको पता है 27 अगर एलसीएम आया है तो सब में देखेंगे कि ये इसके डिनोमिनेटर में 27 है, तो यानी कि इस पे 1 पे आता है ना ये, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ये कब आता है, 3 पे आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ये 3 पे 9 पे आता है ना 27, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम ऐसे यहाँ 1 है, 1 में ये कब आएगा, 27 टाइम्स आएगा, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये ऐसे करते हैं जब भी एलसीएम लेते हैं, तो ये सब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएंगे। अब ये फ्रैक्शन बन गया ना कंप्लीट, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये पूरा तो 0 से मल्टीप्लाई हो 0 बन जाएगा। अब ये नंबर वाले देखो, ये 3 नंबर वाले और ये के वाली टर्म है, तो के वाली टर्म तो एज इट इज़ रखना। ये नंबर वाले देखो, एक प्लस और माइनस, माइनस कर देंगे ना, प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा माइनस का 400, क्योंकि बड़ा साइन है। पहले तो प्लस माइनस माइनस करते हैं और फिर जो बड़ा होगा उनमें से उसका साइन लग जाएगा माइनस का, और ये नंबर भी है। फिर अब माइनस माइनस क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे। एंड ये 36 के एज इट इज़, फिर 36 के को तो यहीं रखो क्योंकि के निकालना है हमको, ये 940 को यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। फिर के निकालना है तो 36 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाना, फिर कैंसिल करके ये पॉइंट, ये इसको से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपको बोला था कि के की वैल्यू निकालो, तो के कितना आ जाएगा 26.11। मान लो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे के ना दिया होता और आपको बोलते कि ये ना 3x-4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकालो, तो फिर हमें यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं करना, जो सॉल्व करके आता ना वही इसका रिमाइंडर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड करना है एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट्स के रूल लगेंगे। ये बेस है, बेस 4 पे एक्सपोनेंट क्या है 2x-1, यहाँ बेस 16 है, इस पे x-1, और ये 384 के तो हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जब भी हम बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्मूले लगाते हैं तो बेस को सेम करना पड़ेगा, यहाँ 4 बेस है, यहाँ 16, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ना 2 बेस में ले आएंगे। तो 4 आप कैसे लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो ना, और ये देखो ये पावर भी है और ये भी पावर है, तो सामने सामने पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना।
तो हमने क्या किया, इसको भी 2 बेस पे ले आए और इस 16 को भी 2 बेस पे ले आएंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे और सामने सामने पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी 4x और ये 2 1 से होगा तो 2, फिर ऐसे ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी और इससे भी। उसके बाद देखो ये 384 के प्राइम फैक्टर तो सबको करने आते होंगे, 384 के, है ना। तो प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 7 टाइम आएगा और 3 एक बार आएगा, तो ऐसे करके इसके प्राइम फैक्टर लिख देना। अब आपको दिख रहा है ये भी 2 बेस है, ये भी 2 बेस है, इस 2 बेस पे इतनी पावर है, इस 2 बेस पे इतनी पावर है। क्या हमें एक्सपोनेंट के रूल पता है कि अगर पावर माइनस हो रही होती है तो यानी बेस डिवाइड में होता होगा, है ना। जब बेस डिवाइड में होता है तभी तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 बार बेस अलग अलग लिख दिए हमने और यहाँ ये ऊपर आ जाएगा और ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा। अगर हमें ऐसे दिया होता तो हम ऐसे करते थे ना कि 2 बेस एक बार लिखते थे और पावर को माइनस करते थे। अब अगर हमें ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेम ऐसे इसमें भी 2 बेस पे 4x है और 2 बेस पे 4 है और माइनस है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, ये ऐसी चीज़। अब देखो 2 की पावर 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में है ना, क्योंकि माइनस में कोई आइडेंटिटी तो बेस वाली बनती नहीं है तो हम कॉमन लेंगे। 2 की पावर 4x दोनों में है तो बाहर ले लेंगे। अब अंदर इसमें से ये बाहर है तो ये 1/4 अंदर बच जाएगा, इसमें से भी ये पूरा ये बाहर है तो 1/16 अंदर बच जाएगा और माइनस एलसीएम लेके कर देंगे। 4 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 है ना, तो फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 1 जा 16 होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/16, 3/16। अब ये 3 यहाँ इंटू में और यहाँ भी इंटू में तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में जब दोनों साइड इंटू इंटू हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो ये 2 की पावर 4x है और ये 16 को भी तो 2 बेस में लाया जा सकता है क्योंकि यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, तो इसे भी 2 बेस में बदल दो। तो जब हम 16 को लाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है, 2 की पावर 4। 16 के प्राइम फैक्टर करके देख लेना तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ 2 बेस है ना, तो इस पूरे को 2 बेस में कैसे चेंज करोगे। अभी तो आपने क्या किया था, इसको ऐसे फॉर्म में लेके आए थे, अब आपको ये फॉर्म दिया है तो अब हम क्या करेंगे, बेस 2 बार है ना, सेम बेस 2 बार है तो इसको एक बार लिख देंगे और जब डिवाइड में होते हैं ये बेस की पावर, ये जब ये डिवाइड में होते हैं तो बेस एक बार लिख के ये पावर को माइनस करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में होते अगर ये जैसे ऐसे होते अगर 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 तो फिर एक बार बेस लिख के इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। बट अगर डिवाइड में है तो ये एक बार लिख के बेस को इसको इससे माइनस कर देंगे और ये 2 की पावर 7। अब देखो यहाँ भी 2 बेस है और यहाँ भी 2 बेस है, तो जब बेस सेम और इक्वल हो तो ये पावर भी इक्वल हो जानी चाहिए, तो ये पावर इस पावर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x को सॉल्व कर लो, 4x यही रहेगा, पहले तो 4 यहाँ जाके प्लस होगा तो 11 और फिर x निकालने के लिए 4 को डिवाइड कर देना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे करके हमें एक्सपोनेंट बेस वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं और जब सेम बेस हो जाए दोनों तरफ तो बेस सेम है तो इक्वल में ये पावर भी क्या कर देनी होती है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी चॉइस में है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ भी देखिए 25 बेस है, यहाँ 5 बेस है, तो इस 25 बेस को भी, यहाँ 5 बेस है ना, तो इस 25 को भी आप 5 बेस में चेंज करेंगे। तो देखो 25 को हम 5 बेस में कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख के, है ना। 25 5 की पावर 2 होता है और ये 2x - 3 तो ऑलरेडी पावर थी, तो ये सामने सामने पावर एक्सपोनेंट में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे भी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये तो कुछ सॉल्व करने के लिए बचा नहीं है, तो ये तो ऐसी चीज़ आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जब ये बेस सेम हो तो पावर को भी क्या कर देना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए अगर इक्वल है, तो ये इस पावर की बराबर हो जाएगी। और फिर x के लिए सॉल्व करो, पहले 4x 2x को एक तरफ करो, ये यहाँ से यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 3 और 6 9, 4 - 2 2x, x निकालना है तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेस और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 क्वेश्चन। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, प्रूफ करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो देखो पी क्यू आर ये ट्राइंगल है ना पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर यानी एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल दे रखा है। एंगल क्यू देखो बीच में जो होता है ना वो एंगल, पी क्यू आर में क्यू एंगल बीच में है ना, तो क्यू बराबर आर है, तो क्यू आर के बराबर है। और आपको बराबर क्या करना है, पी क्यू एस जो एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू एस और पी आर टी, इनको बराबर करना है। तो आपको देखो यहाँ पे पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों यूज़ करने हैं ना, पी क्यू आर भी और पी क्यू एस भी। तो आपको दिख रहा है पी क्यू आर और पी क्यू एस क्या बना रहे हैं, लीनियर वेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि जो बराबर एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है। अब हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर वेयर बना रहा है, एंगल पी क्यू और ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर वेयर।
सेम ऐसे ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, पी आर क्यू और पी आर टी, ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो सेकंड और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये राइट हैंड साइड दोनों में 180 है ना, तो यानी कि जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी, लिख सकते हैं। अब हमें ये भी पता है पी क्यू आर और पी आर क्यू तो बराबर है, तो इधर पी क्यू आर है, इधर पी आर क्यू है, तो इक्वल की साइड में दोनों बराबर बराबर चीज़ें तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना, ये कट जाएगा इससे, तो ये आपस ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका चॉइस में है, क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आप ये शेप फिगर में ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल लाइन है, और साथ में पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है। देखो ये पी क्यू और ये आर एस भी पैरेलल है, पी क्यू और आर एस। तो आपको क्या दिया, एंगल आर क्यू डी। तो देखो ये लाइन पैरेलल है ये तीनों, और साथ में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। तो हमने क्या करना है, ये जो पैरेलल लाइन है ये वाली, इसको एक्सटेंड कर देना है ऐसे करके, सेम ऐसे इस पैरेलल लाइन को भी एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, इससे हमें आधी चीज़ें समझ आएंगी। अब हमें पहले तो इन पैरेलल लाइंस का यूज़ करना है, इस वाली का। तो देखो अगर मुझे एंगल कौन सा निकालना है, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, क्यू आर एस और आर क्यू पी। क्यू आर एस कहाँ बना हुआ है हमारा, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये आर एस पैरेलल लाइन पे बना हुआ है, क्यू आर एस। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी। देखो ये आर क्यू पी इस वाली पैरेलल लाइन में यूज़ हुआ है, यानी कि ये पैरेलल लाइन में तो ये वाला एंगल आ रहा है, और इस पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल आ रहा है। वैसे तो ये लाइन पैरेलल है ना, तो जितना ये आएगा, सोचो ये अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है आर क्यू, तो जितना ये आएगा, इस देखो इस लाइन, इस पैरेलल लाइन से शुरू हुआ और इस ट्रांसवर्सल तक आया, तो ऐसे ही ये वाला एंगल भी इस ट्रांसवर्सल से स्टार्ट हुआ और इस पैरेलल पे गया है ना, तो यानी ये दोनों बराबर आएंगे। अगर जितना ये आ जाएगा उतना ये आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से शुरू हुआ पैरेलल लाइन से और इस ट्रांसवर्सल तक आएगा। क्या निकालना है, क्यू आर एस। तो सबसे पहले हमें ये पूरा निकालने के लिए हमने इसको दो पार्ट में बांटा, 1 और 2 में। ठीक है, अब हमें ये 1 तो निकल जाएगा सिंपली, ए बी सी डी के पैरेलल है ना। ये जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा कि नहीं, ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये जितना एंगल है उतना ही होगा, तो 1 तो 25 हो जाएगा, ए अल्टरनेट इंटीरियर। अब हमें ये सेकंड वाला निकालना है, ये वाला। तो ये वाला किसके इक्वल आएगा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली, और ये 2 के साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ये वाली, तो ये 2 एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इस 3 के। ये लाइन भी तो पैरेलल है, तो इस ट्रांसवर्सल में, इस वाली ट्रांसवर्सल में 2 एंगल आ रहा है और इसमें ये 3 एंगल आ रहा है, तो ये एंगल कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 2 3 के इक्वल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और 3 किसके इक्वल है, 3 देखो ये पैरेलल लाइन में है ना, तो ये ट्रांसवर्सल अगर मैं लूँ ये वाली, तो ये जितना 3 है उतना ही तो 4 भी है, तो 4 निकल सकता है हमारा। देखो 4 इस पूरी लाइन में आ रहा है ना, इस पूरी लाइन में, तो ये 60 दिया हुआ है हमें इधर वाला, तो 4 लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ इस लाइन में। तो 4 एंगल कितना आ गया, 180 में से 60 माइनस करके। ठीक है, और 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो देखो अब हमारा 1 भी आ गया और 2 भी आ गया ऐसे करके। ठीक है, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और ये कैसे आया था, लीनियर पेयर से। तो हमें 1 और 2 को जोड़ना है, तो क्यू आर एस आ जाएगा ना, तो क्यू आर एस किसको आ जाएगा, 1 और 2 को जोड़ के 25 और 120। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जितना ये क्यू आर एस होगा उतना ही तो ये वाला भी होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये इस पैरेलल लाइन से शुरू हुआ, इस ट्रांसवर्सल तक गया, तो ये भी तो इसी ट्रांसवर्सल से शुरू हुआ और इस पैरेलल लाइन तक गया है। तो जितना आर ओ पी आएगा उतना ही, जितना क्यू आर एस आएगा उतना ही आर ओ पी भी आ जाएगा 145। ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है।
तो ध्यान से क्वेश्चन में पैरेलल लाइन के रूल्स लगाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। ये ओवर है 0 to 10, 10 to 20, और इसमें रन कितने हैं? 0 to 10 में 42 रन है, 10 to 20 में 56 है। ऐसे करके ये टेबल दिया है। आपको क्या बनाना है इसमें? आपको बोला है रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा थ्रू अ हिस्टोग्राम। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम तो ऑलरेडी सब बच्चों को आता ही होगा बनाना। तो इसमें सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दिए यानी ओवर दिए हैं, और यहाँ रन्स दिए है। हमने ये जो ओवर है क्लास इंटरवल, इन्हें तो यहाँ ले लेना है एक्स एक्सिस पे, 0 से 10, 10 से 20, तो ऐसे करके एक्स एक्सिस पे ले लेना। और देखो ये रन्स कहाँ है? 42, 56, 35, 60, 40, 10, 10 का गैप ले, यानी स्टार्ट 35 से और 60 तक गए हैं, तो हमने 10, 10 का गैप ले लिया। ठीक है, क्योंकि 35 से स्टार्ट और 60 तक है, तो 10, 10 का गैप लेंगे तो 6 ही रॉ बनेंगी, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इसको ध्यान से देखा करो, ये स्टार्ट कितने से हुआ है, सबसे कम कितना है इसमें और सबसे ज़्यादा कितना है, उस हिसाब से हम ये स्केल लेंगे। अभी हमने 10, 10 का ही स्केल लिया है, तो यहाँ पे स्केल भी लिख देना। स्केल हमने क्या लिया है? 10 ओवर को हमने क्या माना है? 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ ओवर है ना, सॉरी नंबर ऑफ रन है, तो यहाँ 10 रन्स को हमने 10 रन्स यहाँ रन लिए हमने, तो 10 रन्स को हमने 1 यूनिट माना है। अब देखो स्केल ये कैसे बनता है हिस्टोग्राम। सबसे पहले तो आपको 0 से 10 पे कितना दिया हुआ है? 42। तो 42 कहाँ आएगा? 40 और 50 के बीच में आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में, तो यहाँ पे छोटे छोटे कट बने होंगे ऐसे ऐसे करके। 45 होता तो 40 और 50 के बीच में आ जाता, 42 है तो यहाँ पे थोड़ा सा पास में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसे लाइन लगा लेना और 0 से 10 में ऐसे बॉक्स बना देना। ये स्केल से बनाना है आपको, ठीक है। तो 0 से 10 पे 42 पे ऐसे लाइन लगा के ऐसे कर देना, यहाँ पे लिख भी देना ये 42 है। इसके बाद 10 से 20 पे 56, 10 से 20 ये है आपका, इस पर 56, 50 और 60 के बीच में तो आएगा 55, उससे हल्का सा ऊपर आएगा यानी यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन मत लगाना, आप यहाँ पे लगाना इस लाइन को। ये जो ये वाला इससे ना जोड़ के बनाते हैं हिस्टोग्राम, क्योंकि क्लास इंटरवल से बनता है तो ये जोड़ जोड़ के बनता है, गैप नहीं आता। बार ग्राफ में बीच में गैप आएगा, बट इसमें गैप नहीं आएगा। तो 56 मिल गई, 56 की लाइन हमारी ये है। फिर इसको 20 तक ले जाना है स्केल से। इसके बाद 20 से 30 पे 35 कहाँ पे आएगा? 30 और 40 के बीच में, यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्केल को ऐसे रखना और स्केल से ऐसे करके ये लाइन लग जाएगी, और ये ऐसे करके 30 से मिला देना इसको। इसके बाद 30 to 40 पे 60 है, 30 to 40 ये रहा, इस पर 60 का हाँ यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे लगा दो लाइन, और इस लाइन को ऐसे जोड़ दो और इस लाइन को इससे जोड़ दो। इसके बाद आपका 40 से 50 पे 40 है, 40 से 50 पे कितना है? 40 कहाँ पे? ये रहा, है ना। इसकी लाइन को स्केल से लगा के यहाँ पे लाना, स्केल ऐसे रख देना ऐसे करके इस पे, और ऐसे 40 का कट लगा देना, इससे मिला देना। तो सारे नंबर यहाँ लिख लेना। 56 है यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे 40। यहाँ ओवर लिए है, यहाँ पे रन्स लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम हमेशा क्लास इंटरवल से बनता है, तो यहाँ पे ना गैप, यहाँ पे ना बीच में गैप नहीं छूटेगा, जुड़ ये जो रेक्टेंगल्स है, एक तो विड्थ सेम होनी चाहिए इनकी, इसलिए ग्राफ पेपर में बनाना है। और साथ में ये ना एक साथ जुड़े हुए बनेंगे, इसके साथ ये जुड़ा हुआ, इसके साथ ये जुड़ा हुआ, जुड़े हुए बनेंगे। बट बार ग्राफ होता तो बीच में गैप आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। PQRS is a rectangle and ABCD are the midpoint of the side PQ, QR, RS and SP. तो आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। तो सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, और उसके अंदर हमने मिड पॉइंट लिए इनके PQ, QR, RS के। तो मिड पॉइंट के नाम है ABCD। तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने PQRS एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल का मतलब समझ गए ना, सारे एंगल 90 के होंगे इसके, ये वाले एंगल। PQRS रेक्टेंगल है, उसके हमने PQ का मिड पॉइंट लिया, फिर QR का मिड पॉइंट लिया। देखो लाइन वाइज दिया PQ, QR, RS, SP। तो PQ का सबसे पहले कौन सा दिया है? A किसका है? PQ का। ऐसे मिलाना, यहाँ A है तो यहाँ से पहले क्या है? PQ। तो PQ के अंदर क्या भरेंगे? A। फिर QR के अंदर B, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। फिर इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसकी ना एक ही ट्रिक होती है, मिड पॉइंट जब भी होता है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं।
तो हम सबसे पहले लिख देंगे गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल और पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस के मिड पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट है ए बी, ए इसका है, बी इसका है, सी इसका, डी इसका है। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी जो अंदर बन के आया है ना, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब इसके सारी तीनों चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, इसके रेक्टेंगल के डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, क्यू एस, ये हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन कर ली है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये रेक्टेंगल है और ये अंदर जो बनी है शेप, ये क्वाड्रिलेटरल बनी है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ क्या करना है, रोम्बस। अच्छा, 1 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि अगर पी क्यू आर एस के अंदर मिड पॉइंट से हमने कोई शेप बनाई है, तो याद रखना वो शेप पूछेंगे तो रोम्बस होगी। रेक्टेंगल के हमेशा अंदर क्या बनता है, रोम्बस। और अगर ये रेक्टेंगल नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल होता पी क्यू आर एस, तो अंदर बनता पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल बोला है बाहर वाला, तो अंदर वाला पैरेललोग्राम, और अगर बाहर वाला रेक्टेंगल बोला है तो अंदर वाला क्या होगा, रोम्बस। ये याद रखना। तो पी क्यू एस, ये अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे पी क्यू एस में, इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू एस में। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, अगर ये लाइन का मिड पॉइंट ये है और इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, ये ट्रायंगल लिया ना हमने ये वाला, तो अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का और ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो ये जो लाइन मिड पॉइंट से जा रही है ना ए डी, ये इस क्यू एस के क्या जाती है, पैरेलल जाती है। और साथ में इसकी ये जो ए डी है क्यू एस की क्या होती है, हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो हमने क्या लगाई है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं, जब दो मिड पॉइंट की लाइन जुड़ती है तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और हाफ होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हम लिख देंगे, जैसे हमने इसको इसका हाफ और पैरेलल किया, वैसे ये वाली लाइन भी तो इसकी हाफ होगी और पैरेलल होगी इस वाली लाइन की, है ना, सेम। अब हमें दिख रहा है कि ये भी ए डी भी क्यू एस के पैरेलल है और बी सी भी क्यू एस के पैरेलल है। तो यहाँ से हमने देखा दोनों पैरेलल है, तो ये भी ए डी और बी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सेम ऐसी ए डी भी हाफ क्यू एस है और बी सी भी हाफ क्यू एस है, तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी बी सी के इक्वल भी हो जाएगी। तो अगर ये एक ही पेयर इक्वल हो और पैरेलल भी हो, सेम पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। तो हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया। अब आगे हमें क्या करना है, देखो, अब क्योंकि पी क्यू आर एस बाहर वाला जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका एंगल पी कितना होगा, 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक ये पी क्यू आर एस का एंगल पी को लेना है ना हमने 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा रेक्टेंगल लेंगे, ये वाला, ये छोटा क्वाड्रिलेटरल लेंगे ये वाला। तो इसके लिए हम ये ए सी और बी डी को ज्वाइन कर देंगे, ये लिख देना ए सी और बी डी को ज्वाइन करना है। तो हमें पता है ये इसके पैरेलल है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये ऑब्वियसली पैरेलल भी होगा, तो ये पूरी पैरेलल होगी, तो ये आधी भी तो पैरेलल होगी। तो पी ए एस सी के भी पैरेलल है या फिर डी ओ के भी पैरेलल है, ये ओ है, हमने बीच में वो पॉइंट ले लिया। तो पी ए डी ओ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसके पैरेलल है और ये अगर इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेलल हो, ये देखो वैसे तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन 90 डिग्री है, तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का हो तो सारे एंगल 90 के होते, तो ये एक रेक्टेंगल भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल है तो एंगल 1 भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और एंगल 1 90 होगा, तो सिमिलरली 2 भी 3 भी 4 भी 90 हो जाएगा। अब अगर ये देखो, ये अंदर 90 बना रहे हैं, तो ये दिख रहा है ये इसके डायगोनल है, इस वाली शेप के, ये क्या है, डायगोनल ही तो है, तो ये डायगोनल है। तो अगर ये डायगोनल 90 डिग्री पे बन रहे हैं, डायगोनल अगर 90 डिग्री पे काटते हैं, तो हम बोलेंगे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, इसलिए किसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रोम्बस की डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, तो इसलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, देन हमें ये एक छोटा सा रेक्टेंगल लेना है, ये वाला, इसमें ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये 90 है, तो सेम ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90। और अगर डायगोनल 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ये तो डायगोनल है ना इस ए बी सी डी के, तो अगर ये 90 पे काट रहे हैं तो ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो 1 नंबर में आए तो डायरेक्ट याद रखना, रेक्टेंगल के अंदर क्या बनता है, मिड पॉइंट से रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये टेम्परेचर दिया हुआ है दिल्ली का जनवरी में। तो देखो 3 AM में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 6 AM में 7 डिग्री, फिर 9 AM में 8 डिग्री, 10 AM में 10 डिग्री, 12 PM में 14 डिग्री सेल्सियस था, 3 PM में 18 डिग्री, यानी सुबह के 3 से रात के 3 बजे तक, सॉरी सुबह के 3 से देखो दिन के 3 बजे तक का ये क्या दिया हुआ है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है।
3 AM से 3 PM यानी 12 आवर्स का आपको टेम्परेचर दे दिया। 3 AM में इतना है, 6 AM में इतना है। तो आपको बोला फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर इंटरवल। तो 12 आवर इंटरवल 3 से 3 बजे तक की तो है, 3 बजे से सुबह के 3 बजे से रात के रात के 3 होता तो 24 घंटे हो जाता। सुबह के 3 बजे से दिन के 3 बजे 3 PM बोला है ना, तो यानी कि ये दिन के 3 है। 3 से 3 12 घंटे, 12 घंटे का आपको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस 3 बजे कितना था 18 और सुबह 3 बजे कितना था 8। तो इसका डिफरेंस निकाल लो 18 - 8 करके। तो 18 - 8 करोगे तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम द डे वाज द कोल्डेस्ट। सबसे डे कोल्डेस्ट कब है, जब यानी जब टेम्परेचर सबसे कम रहा होगा। तो सबसे कम टेम्परेचर कब है, देखो 7 डिग्री सेल्सियस। कितने बजे, इन्होंने पूछा टाइम। तो कोल्डेस्ट का मतलब सबसे कम टेम्परेचर और किस टाइम पे था 6 AM। तो टाइम पूछा है तो आंसर क्या होगा 6 AM। या फिर आपसे बोलते हैं कि 6 AM कितना टेम्परेचर है, तो आप टेम्परेचर बता दें। अभी तो आपको बोला सबसे ठंडा मतलब सबसे कम टेम्परेचर किस टाइम पे, तो टाइम बताना है। उसके बाद पूछा है हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM to 6 AM। 3 AM से 6 AM के बीच में टेम्परेचर में क्या वेरी आया है, क्या चेंज हुआ है। चेंज पूछा है, वेरी मतलब चेंज। तो देखो 3 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था और 6 बजे कितना हो गया 7 डिग्री। तो 8 से कितना हो गया 7 डिग्री हो गया ना, यानी कितना चेंज आया 1 डिग्री माइनस में। तो 8 से 7 डिग्री हुआ 3 से 6 में, तो कितना चेंज आया 8 पहले ज़्यादा था, अब 7 कम हो गया, यानी कि -1 हो गया। चेंज कितना आया -1। तो सेक्शन डी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इन जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दिल्ली DOE का सैम्पल पेपर है, जो कि जिसमें से क्वेश्चन मतलब मोस्टली बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं, बट इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करना है। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में प्लीज़ चेक कर लेना सारे क्वेश्चन, कुछ तो सैम्पल पेपर है, उसके अलावा आपके एनुअल एग्ज़ाम के पेपर भी है इसी ईयर के और स्कूल्स के, तो वो भी आपको कर लेना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। तो ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट की आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए।